Hello students, welcome to Biomentors classes online. So today we are going to discuss about the next topic in our chapter nuclei. और न्यूक्लियाई के अंदर में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली आज कोशिश करेंगे कि भैया आज चैप्टर खत्म ही हो जाए थियोरेटिकली। शुरुआत करनी थी हम लोगों को अपने टॉपिक से, और वो टॉपिक था आपका रिगार्डिंग अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रेज की प्रॉपर्टीज के साथ में। अब आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इधर उधर होता हूं, देखता हूं आपको पूरा दिख जाएगा जहां तक है। ओके, लेट्स से हम लोग वैसे भी स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टीज वाली कहानी है। नाउ अल्फा रेज की यदि मैं बात करता हूं तो अल्फा रे की यदि मैंने कहानी कही है तो अल्फा रे आखिर है क्या? तो अल्फा रे है आपके पास में अल्फा पार्टिकल की एक स्ट्रीम है, और जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल आपका एक हीलियम का न्यूक्लियस होता है। वो आपका कंबाइनली होके क्या बन जाएंगी? अल्फा रे बन जाएंगी। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर हम लोग यदि चार्ज के बारे में बात करते हैं तो इसका जो चार्ज होता है वो होता है +2e चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब सिंस इस पर चार्ज प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अल्फा रेज को या बीटा रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर सकते हैं? डेविएट कर सकते हैं, डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मींस अल्फा रेज कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में देखो, ये तो 3-4 सिंपल सी प्रॉपर्टी थी जो बहुत ही आसान थी, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में यहां पर बोला जाता है। मैं उम्मीद करता हूं, देखो ये आपके पास में पहली प्रॉपर्टी यहां पर मिल गई, अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस। ओके, इसके चार्ज के बारे में मैंने यहां पर चर्चा कर दी, चार्ज है आपके पास में +2e। अच्छा, सिंस यहां पर चार्ज प्रेजेंट है, सिंस चार्ज इज प्रेजेंट, यदि ये चार्ज प्रेजेंट नहीं होता तो ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती। आगे चल के हम लोग न्यूक्लियर फिजन के अंदर में इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। नाउ इसके बाद में देखो, यहां पर 4th नंबर की प्रॉपर्टी है जो कहती है भैया इसका जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत ही स्मॉल है। पेनिट्रेशन का मतलब क्या है कि भैया जैसे मान चलो ये कोई हैवी न्यूक्लियस वगैरह होता है या कुछ तो भी होता है, एक मटेरियल होता है, इसके अंदर में कितना घुस सकता है, वो पेनिट्रेशन पावर जो है वो क्या है इसकी? बहुत ही कम है। कई बार है ना, अल्फा पार्टिकल बीटा, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, या अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, इनके लिए पेनिट्रेशन पावर का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखते चलना। आगे है स्पीड जो होती है अल्फा पार्टिकल की, वो लगभग 10⁶ मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं, यदि कहीं से भी आपने एक अल्फा पार्टिकल को रिलीज किया, कहीं से भी करो, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि जैसे हम लोग बोलेंगे थोरियम से निकला है या प्लूटोनियम से निकला है या यूरेनियम से निकला है, कहीं से भी निकले, कहीं से भी निकले, निकलने वाले सारे अल्फा पार्टिकल्स की जो एनर्जी होगी, दे विल हैव द सेम एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर डिके। मतलब जैसे थोरियम से निकल रहे हैं, वहां से डिके होके आ रहे हैं, तो वो थोरियम से निकलने वाले सारे अल्फा पार्टिकल्स की जो एनर्जी आएगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज गिवन इन द पॉइंट नंबर 4। उसके बाद में अल्फा रे प्रोड्यूसेस सेंटिलेशन। सेंटिलेशन मतलब क्या है भैया? सेंटिलेशन का मतलब है चमक जैसा प्रोड्यूस करता है। कौन? अल्फा रेज प्रोड्यूसेस सेंटिलेशन। ठीक है, वो सेंटिलियन हो गया है ना, सेंटिलेशन था वो, कोई बात नहीं, स्पेलिंग तुम सही कर लेना। नाउ, और अब सिंस अल्फा रेज जो होती है वो चार्ज पार्टिकल्स की रेज हैं, मतलब इन्हें यदि हम लोग किसी गैस चैम्बर में से पास करते हैं, गैस चैम्बर में से पास करते हैं जहां पर गैस प्रेजेंट है, तो वो इस गैसेस को क्या कर देते हैं? आयोनाइज कर देते हैं, मतलब उस गैस पर भी चार्ज आ जाता है। सो दैट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर अल्फा पार्टिकल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली बात कर देंगे हम लोग बीटा रेज के बारे में। देखो बीटा रेज में 6 ही प्रॉपर्टी लिखी हैं, सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। क्या है भैया बीटा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज, बीटा रेज की प्रॉपर्टीज? अच्छा, सबसे पहली बात तो आपको मालूम होगा कि भैया बीटा डिके जो था उसके अंदर में हम लोगों ने 3 चीजों के बारे में डिस्कस किया था। कौन सा? बीटा माइनस डिके, बीटा प्लस डिके और इलेक्ट्रॉन कैप्चर।
लेकिन जब कुछ भी नहीं बोला हो तो आपको बीटा माइनस डिके कंसीडर करना है। इसीलिए देखो जो बीटा रेज की जब मैं प्रॉपर्टीज की यहां पर बात कर रहा हूं तो यहां पर क्लियरली एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इट इज द स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स। पहला पॉइंट जो क्लियरली मेंशन कर रहा है, क्या बोल रहा है? इट इज द स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स, क्योंकि इफ मैंने बोला हुआ है इफ नथिंग गिवन मतलब भैया यही होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा बीटा। अब फिर से वही वाली कहानी, वो क्या है? कहानी ये कहती है मेरे को कि भैया यहां पर इस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और सिंस मैं जानता हूं कि भैया चार्ज प्रेजेंट होने के कारण ये बीटा रेज जो है ये भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड से क्या होंगी? डिफ्लेक्ट होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होंगी और मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होंगी। इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो अल्फा पार्टिकल्स की कंपैरिजन में ज्यादा होती है, मतलब ये ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर पाएंगी। कौन? बीटा रेज। सो थर्ड पॉइंट पे आपको लिखा हुआ भी है कि भैया ये जो है पेनिट्रेशन पावर जो है वो ज्यादा है, इनकी आयोनाइजेशन पावर जो होती है वो अल्फा पार्टिकल की तुलना में क्या होती है? कम होती है। अल्फा पर चार्ज क्या था? +2e था, इस पे चार्ज कितना है? -1e है, तो इसकी आयोनाइजेशन पावर क्या है? कम है। दूसरा, इसके बाद में सिंटिलेशन वाला पॉइंट वो एज इट इज है, लेकिन इनका जो सिंटिलेशन होता है वो अल्फा पार्टिकल्स की तुलना में क्या होता है? वीक होता है या कमजोर होता है। और मेन बात ये है, यहां पर ध्यान दीजिए, द एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम अ डिके इज नॉट अ सेम बिकॉज ऑफ शेयरिंग विद एंटी न्यूट्रिनो। यहां पर जो एनर्जी होती है, मतलब जब बीटा डिके हो रहा होता है तो यहां पर कुछ एनर्जी एंटी न्यूट्रिनोज के साथ में शेयर हो जाती है, इसके कारण निकलने वाले हर बीटा पार्टिकल की एनर्जी सेम नहीं होगी। दैट इज द पॉइंट फॉर बीटा रेज। आगे बढ़ेंगे हम लोगों को, अब लास्ट में है गामा रेज। ओके, सो आपको दिख रहा होगा नीचे गामा रेज दिखा हुआ। नाउ गामा रेज के बारे में यदि हम लोग बात करें तो गामा रेज आखिर है क्या? तो गामा रेज इज आर नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। गामा रेज जो है वो एक ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो आप लाइट देखते हो जो सूर्य से चल के आती है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इट इज चार्ज लेस। लाइट पे चार्ज है क्या? नहीं है, मतलब ये भी चार्ज लेस है। अब कई लोग ये वो वाली लाइट मत पकड़ लेना, वो जो बल्ब जल रहा है घर में उसमें जो लाइट है वहां से जो निकल के बाहर आ रही है उसकी बात चली, तुम अंदर जाके देखोगे तो भैया उसमें तो चार्ज है। नाउ सिंस गामा पार्टिकल्स आर चार्जलेस, तो इसका मतलब यह है कि दे विल नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। कोई डिफ्लेक्शन यहां पर नहीं होगा। सिंस गामा पार्टिकल्स क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वो सही बात है। ये जो है वो वैक्यूम के अंदर में स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करते हैं। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। अल्फा पार्टिकल स्पीड 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की थी, याद है? अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। क्लियर है? सो वही यहां पर भी बात हो रही है, लेकिन यहां पर क्या है? स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे ज्यादा है और आयोनाइजिंग पावर सबसे लीस्ट है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर इसमें तो चार्ज है नहीं तो आयोनाइजेशन तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑफ द मोमेंट, सिंस ये बहुत ही स्पीड से निकलते हैं तो इसके कारण क्या होता है कि भैया फ्रिक्शन के कारण चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है। दैट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट जो हम लोगों को यहां पर नहीं देखना है। क्लियर है? ओके, सो ये वाला पार्ट यहां पर कवर होता है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर जो कुछ इस तरह है। अब हम लोगों को यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के बारे में समझना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के बारे में। कौन सी रिएक्शन के बारे में? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। सो हेडिंग डाल लीजिए न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, हिंदी मीडियम, नाभिकीय विखंडन की यहां पर बात चल रही है। यहां पर किसकी बात चल रही है? नाभिकीय विखंडन की बात चल रही है। एक एनरिको फर्मी करके एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या किया, वो जब
कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जब अलग अलग एलिमेंट्स पर न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग करी जाती है, जब अलग अलग एलिमेंट्स पर न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग करी जाती है, तो क्या होता है कि कुछ नए रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वहां पर क्रिएट हुए थे। क्या हुए थे? कुछ नए रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वहां पर क्रिएट हुए थे। तो उसने देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भैया न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है क्या? बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के पास जा रहा होगा, जब ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के पास में जा रहा होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर में तो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज से ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब यदि ये डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, कौन डिफ्लेक्ट नहीं हुआ? न्यूट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मतलब ये इजीली अंदर एंट्री कर सकता है। अब जब ये अंदर एंट्री करेगा तो भैया ये न्यूट्रॉन क्या करेगा? प्रोटॉन के साथ में मिलेगा और कुछ तो भी यहां पर अंदर में प्रोसेस होगी और नए न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। और नए न्यूक्लियस क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। और इसी प्रक्रिया को बोला जाता है न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। जनरली ये हैवी न्यूक्लियस में ऑब्जर्व करी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बात करता हूं, यहां पर मान के चलो आपके पास में 92U235 है और प्लस हम लोगों ने क्या किया? इस पर एक न्यूट्रॉन फेंक के मार दिया। हम लोगों ने क्या किया? एक न्यूट्रॉन फेंक के मार दिया। जब हमने एक न्यूट्रॉन फेंक के इसके ऊपर मारा तो होता क्या है वास्तविकता में? जो रियलिटी है वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। मतलब बेसिकली क्या होता है कि पहले ये बनता है 92U236 बनता है और ये होता है एक्साइटेड। ये क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में होता है। अब एक्साइटेड स्टेट में होने के कारण ये स्टेबल नहीं रह पाता है और ये आगे चल के यहां से टूट जाता है। आगे चल के ये क्या होता है? टूटता है। जब ये टूटता है तो ये टूटता है भैया BA और KR के अंदर। अब ये BA और KR जो है, इनके लिए यदि मैं बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर है 56, मतलब ये आएगा 144 है ना, कि 114 है कि 141 है। और ये जो है आपका क्रिप्टॉन, इसके लिए है यहां पर 36 और 92। अब जरा यहां पर ध्यान देखिए क्या हो रहा है। यहां पर 235 प्लस 1 मिलके 236 हो रहा है। अच्छा, ये मैंने जो डंबल शेप बनाई है ना, वो आगे चल के और काम आने वाली है। यहां से ये इस वाली स्टेट में पहुंचा जो कि है आपकी एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में ये स्टेबल नहीं रह पाता है। इसके कारण क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट है, यहां पर मैं बोलूंगा नाउ इट इज अनस्टेबल। यहां पर ये क्या हो चुका है? अनस्टेबल हो चुका है। और अनस्टेबल होने के कारण ये यहां पर ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन के बाद में कुछ ऐसी चीजें मिली। 56 BA 141 बेरियम मिल गया, 36 KR 92 ये मिल गया। अब सवाल ये है कि यदि मैं इनका टोटल मारता हूं तो देखो 6 और 6 12, 56 और 36 का टोटल मारो फटाफट से। सो जब आप 56 और 36 का टोटल मारेंगे तो ये तो मिल रहा है 2 और ये हो गया 9, तो 92 तो मिल गया। लेकिन जब आप 141 और 92 का टोटल मारोगे तो ये आएगा 3 9 और 4 13 1 233 मिल गया। कितना मिल गया? 233 मिल गया। अच्छा, ऊपर में देखिए क्या था? ऊपर में तो ये 236 था, यहां पर 233 रहा, मतलब और कुछ तो कम रह रहा है। तो उसको हम लोग बोलेंगे यहां पर बेसिकली 3 न्यूट्रॉन और यहां पर निकलते हैं, साथ में निकलती है बहुत सारी एनर्जी जो लगभग होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज अप्रोक्सीमेट डेटा 200 मेगा वोल्ट। कोई जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है कि भैया 200 ही है, बट हाँ मोस्टली आपको बुक्स के अंदर में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लिखा हुआ मिलेगा। क्योंकि ये जो लिखी हुई है, देखो एक बात ध्यान रखिए, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि हर बार BA और KR बनेगा कोई जरूरी नहीं है। इट इज क्वेश्चनेबल। बेसिकली क्या है, ये जो है पेरेंट न्यूक्लियाई से पेरेंट न्यूक्लियाई को 2 डॉटर न्यूक्लियाई में टूटना है, ये वाली बात सही है। लेकिन ये जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं
ये होनी चाहिए स्टेबल। कैसी होनी चाहिए? दो डॉटर स्टेबल न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है। बस ये वाली कहानी जो है वो सही है, बट हर बार बीए और केआर में टूटेगा ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला? दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगी, ये बात सही है, और वो दोनों कैसी होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए। और हर बार 3 न्यूट्रॉन निकले ये वाली बात भी श्योर नहीं है। 2 से 3 के बीच में कितने भी निकल सकते हैं, 2 भी निकल सकते हैं, 3 भी निकल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सो दैट इज द सिचुएशन। अब हम लोगों ने जो रिएक्शन लिखी है, हम लोगों ने तो क्या किया है कि एक यूरेनियम 235 को पकड़ा है, उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन फेंक के मार दिया, तो ये कहानी हुई। लेकिन जब वास्तविकता में आप देखने जाओगे तो क्या एक अकेले यूरेनियम के न्यूक्लियस पे कहानी पढ़ोगे क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। वहां पर आपके पास में बहुत सारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रहेगा जिसके ऊपर में आपको ये रिएक्शन परफॉर्म करनी रहेगी। जब ऐसा करोगे तो सिचुएशन क्या होगी? सिचुएशन ये होगी कि हम लोगों के पास में मान के चलिए ये है 0n1, ठीक है, ये न्यूट्रॉन है। अब इस न्यूट्रॉन को मैं क्या करता हूं, ये है हमारा छोटा सा न्यूट्रॉन। अच्छा, और हमारे पास में यहां पर है बहुत बड़ा वाला यूरेनियम है, ये वाला, ठीक है, ये है आपका यूरेनियम, ठीक है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि भैया ये जो न्यूट्रॉन है, ये जो न्यूट्रॉन है, ये चल के जाके इसमें इस पे टक्कर मारी, इस पे टक्कर मारी। जैसे ही इसने इस पे टक्कर मारी तो क्या हुआ कि एरो के लिए काम करता हूं, एरो के लिए ब्लैक कलर यूज कर लेता हूं। तो यहां पे देखो ये इसने टक्कर मारी, तो आगे वाली स्टेप में हुआ ये कि ये वाला जो है इसमें कन्वर्ट हो गया, किसमें? 92U236। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए गोला, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कंपैरेटिवली इसके। अच्छा, अब जब ये बड़ा हुआ थोड़ा सा, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर में न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ध्यान दीजिए, इसके अंदर में ये जो है ये बेसिकली क्या है, 92U235 और प्लस का एक न्यूट्रॉन, ये मिलके सब अंदर में घुस चुका है, ठीक है, ये सब अंदर में ही है। अब ऐसा होने के कारण यहां पर बोला जाता है कि भैया ये आ गई आपकी एक्साइटेड स्टेट। ये कैसी स्टेट आ गई? एक्साइटेड स्टेट आ गई। जैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है तो आगे कहानी शुरू होने लगती है, और कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि ये करता है वाइब्रेशन। ये क्या करता है? स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, वाइब्रेशन स्टार्ट हो गए। जब वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं तो मैं लिख सकता हूं कि भैया इसका जो शेप है, थोड़ा ये टच वगैरह होने के कारण तो ये अपने शेप को कुछ इस प्रकार से बना लेगा। किस प्रकार से बना लेगा? नहीं, सॉरी, ये वाइब्रेशन का कहानी शुरू होने लग गई, ये वाइब्रेट करने लग गया। कैसा वाइब्रेशन हो रहा है? तो आप देखिए कुछ ऐसा वाइब्रेशन होने लगता है, एक न्यूट्रॉन करंट यहां पर प्रोड्यूस होता है जो इस प्रकार से वाइब्रेशन करता है। मतलब आप बोल सकते हो कि ऐसे 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 ये ऐसे वाइब्रेशन करने लग गया। जब ये ऐसे वाइब्रेशन करने लगता है तो इसके कारण होता ये है कि यहां पर एक नेक प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? देखो ये ऐसे ऐसे भाग रहा है, मतलब आप मान के चलिए जैसे आटे का गोला होता है, उसको आप पकड़ के खींचते तो कैसे खींचता था, तो यहां पर एक नेक जैसा प्रोड्यूस होने लग गया, ठीक है। ये यहां पर ये नेक बनने लग गई है, मतलब देखो ये वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो यहां से देखो बीच में से ब्रेक होने की कगार पर पहुंचने लग रहा है, मतलब ये धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। और थोड़ा सा बाहर निकलेगा और कहानी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी कि ये जो है 2 टुकड़ों में टूट चुका होगा, और ये 2 टुकड़े छोटे होंगे। हालांकि मेरे सेम दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों टुकड़े क्या होंगे? छोटे होंगे, जो होंगे तुम्हारे डॉटर न्यूक्लियाई। और इससे अच्छा वर्ड लिखूं तो मैं होगा स्टेबल डॉटर
न्यूक्लियाई होंगे और साथ में यहां पर कुछ न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। साथ में यहां पर फिर से क्या होंगे, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब मैंने यहां से लेकर के यहां तक की प्रोसेस को एक साथ में ही बता दिया है। बीच में और कुछ होता है, वो क्या होता है कि देखो, जब ये दूर भागने लगे तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इनको स्ट्रेच कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो यहां पर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में हेल्प करता है। इस बात को ध्यान रखना, हो सकता है एग्जामिनर इस पे ही क्वेश्चन पूछ ले। न्यूक्लियर फोर्सेज जो है वो तो अपोज कर रहे थे, लेकिन क्या हो रहा है ना कि अनस्टेबिलिटी आने के कारण वो अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करने की कोशिश करते हैं कि भैया देखो स्टेबल भाग एक इधर हो जाए, एक इधर हो जाए, और इसी कहानी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनकी मदद कर रहा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलता है भैया चलो ठीक है, तुम दूर भागो, तुम दूर भागो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अपना थोड़ा सा रोल प्ले करता है कि वो इधर वालों को इधर भागने देता है, जो इधर जा रहे हैं उनको इधर जाने देता है, इधर वाले को इधर, इधर वाले को इधर। मतलब कैसे, यहां पर एक प्रोटॉन होता है, यहां पर एक प्रोटॉन होता है, तो ये प्रोटॉन चाहता कि वो इधर जाए और ये प्रोटॉन चाहता इधर जाए, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स के कारण क्या होता है, वो दोनों पास आना चाहते थे, लेकिन यहां पर न्यूक्लियर फोर्स ने अपना दिमाग लगाया। भैया न्यूक्लियर फोर्स तो कहता है कि भैया मुझे तो स्टेबिलिटी लाने से मतलब है, एक बार यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ी देर के लिए बड़ा हो भी जाए तो मैं क्यों बुरा मानूं, क्योंकि मुझे तो स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और इस कारण क्या हो जाता है कि भैया ये ऐसे स्ट्रेच होने लगता है, और इस स्ट्रेचिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसकी मदद करता है। कौन मदद करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मदद करता है। ये पूरी कहानी होती है, और इसके कारण ये काफी दूर दूर जाने के कारण लास्ट में यहां से बीच में से टूट जाता है, और ये दो अलग अलग स्टेबल न्यूक्लियाई क्रिएट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। दिस इज योर फिजन रिएक्शन, नाभिकीय विखंडन, फिजन, FISSION वाली रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं। इस रिएक्शन का हम लोगों को इस्तेमाल करना होता है किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर में यही रिएक्शन परफॉर्म करी जाती है। अच्छा, क्या न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर में एक यूरेनियम के न्यूक्लियस पर यह पूरी रिएक्शन परफॉर्म करी जाती है? तो इसका आंसर है नहीं। वहां पर क्या होता है, वहां पर होती है चेन रिएक्शन। क्या होती है, चेन रिएक्शन। अब ये चेन रिएक्शन क्या होती है भैया, मतलब हम लोग यहां पर देखें तो हमारे पास में ना तो हमारे पास में एक अकेला न्यूक्लियस होगा यूरेनियम का, ना ही हमारे पास में एक अकेला न्यूट्रॉन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि भैया हम लोग करते हैं बॉम्बार्डिंग। यदि आपके पास में एक अकेला न्यूक्लियस भी है, एक अकेला न्यूट्रॉन भी है, तो वो चेन रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है। किस प्रकार से करेगा, तो होगा ये आपके पास में कि भैया यहां पर है एक न्यूट्रॉन, इसने क्या किया, यहां पर देखा एक यूरेनियम है, इसने इसको जाके टक्कर मारी। जैसे टक्कर मारी तो यहां पर क्या हो गए, एक दो, ये दो छोटे छोटे मिल गए, मान चलो ये Ba और Kr ही मिल रहे हैं, और साथ में यहां पर 3 न्यूट्रॉन मिल गए। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन हैं, दीज 3 न्यूट्रॉन्स, अब ये 3 न्यूट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में कहीं ना कहीं भागेंगे, और जब ये अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे होंगे तो यहां पर इनको फिर से यूरेनियम 235 मिलेगा, यहां पर फिर से यूरेनियम 235 मिलेगा, यहां पर फिर से यूरेनियम 235 मिलेगा। और जब ऐसा होगा तो ये यहां पर फिर से आपका क्या बनेगा, Ba बनेगा और Kr बनेगा। ये फिर से टूट गया, ये वाला फिर से Ba और Kr में टूट जाएगा। यस और नो, तो आप बोलेंगे सही बात है, यहां पर एक Ba और यहां पर भी एक Kr, ऐसे टूटता चला गया। लेकिन साथ ही साथ में यहां पर आपके फिर से वही 3 न्यूट्रॉन आ गए, यहां पर 3 न्यूट्रॉन आ गए, यहां पर भी 3 न्यूट्रॉन आ गए। तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहां से चले, एक न्यूट्रॉन था आपके पास में जब कहानी शुरू करी थी, यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते 3 न्यूट्रॉन हो गए, ये 3 के 9 हो गए, 9 के फिर 27 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ये आगे आने वाले हर यूरेनियम न्यूक्लियस से के साथ में कोलिजन करते जाएंगे, और इस प्रकार से एक चेन बनती चली जाएगी, और इसी को बोला जाता है चेन रिएक्शन। इसी को क्या बोला जाता है, चेन रिएक्शन। लेकिन यदि इस चेन रिएक्शन को ऐसे ही छोड़ने दिया जाए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो सोचिए कि भैया पहली प्रोसेस में यहां पर एक न्यूक्लियस के कारण
200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मतलब काफी बड़ी एनर्जी है एक न्यूक्लियस के लिहाज से देखा जाए तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहां पे प्रोड्यूस हो गई। अच्छा ये चले, इसने यहां पर फिर 200 करी, यहां पर फिर 200 करी, यहां पर फिर 200 करी, तो सोचिए भैया सिर्फ हमारे पास में इतना ही बड़े चौथे एटम तक पहुंचते पहुंचते आपके पास में 800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ चुकी है। और ये जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन अभी भी अनकंट्रोल्ड है, ये अभी भी आगे आने वाले हर यूरेनियम न्यूक्लियस की तरफ टक्कर मारने की कोशिश करेंगे, और टक्कर मारने की कोशिश करेंगे तो भैया ये चेन रिएक्शन तो आगे चलती चली जाएगी, ये तो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगी। ये तभी खत्म हो सकती है यदि यूरेनियम ही खत्म हो जाए। लेकिन आप सोचिए यदि आपके पास में 200 ग्राम यूरेनियम है, सॉरी 235 ग्राम यूरेनियम है, तो कहानी क्या बन जाएगी। तो आप जानते हैं 92U235 है, तो भैया 235 ग्राम यूरेनियम मतलब हो गया 1 मोल यूरेनियम, और इसका मतलब है कि आपके पास में 6.02 इंटू 10⁻23 यूरेनियम एटम्स प्रेजेंट हैं। अब सोचिए इतने सारे एटम्स यदि प्रेजेंट है तो ये तो भयंकर वाली रिएक्शन यहां पर चलने लग जाएगी, और यदि ये अनकंट्रोल्ड हो गई, मतलब इसे आपने कंट्रोल नहीं किया, तो ये बहुत सारा माहौल खराब करेगी। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि हर रिएक्शन के बाद में, हर स्टेप के बाद में फिजन की रेट क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है। और यदि ऐसा होता है तो इस रिएक्शन को बोला जाता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्या बोला जाता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसके अंदर में, अनकंट्रोल्ड फिजन चेन रिएक्शन किसके अंदर में आएगी, तो इसका इस्तेमाल होगा एटम बॉम्ब बनाने में। एटम बॉम्ब के अंदर में क्या होता है, ऐसे थोड़ी है कि आपने बॉम्ब डाल दिया, कहानी खत्म कर दी, उसके बाद में तो थोड़ी आप रोकने जाने वाले कि अरे तुम 3 न्यूट्रॉन निकले थे, तुम में से 2 रुक जाओ, यहां पर एक ही आगे जाएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं, बॉम्ब डाल दिया, कहानी खत्म, अब तो वो बॉम्ब अपना काम करेगा। और इस प्रोसेस में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि बहुत सारी तबाही मचा सकती है। नागासाकी, हिरोशिमा आप लोगों को याद भी होंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। यदि इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया जाए, if chain reaction is controlled, if chain reaction is controlled, then this is helpful to produce energy, ये एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम आती है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम आती है। ओके भैया, और यदि एनर्जी प्रोड्यूस कर दी जा रही है तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। किसके अंदर प्रोड्यूस करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर में इस एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा, और वही हम लोगों को अभी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये आ गया है आपके पास में न्यूक्लियर फिजन वाला, देखो ये आ गया है न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर यहां पर देखिए क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर में फिजन रिएक्शन को कंट्रोल्ड मैनर में प्रयोग में लाया जाता है, जिसके कारण एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। बेसिकली ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसके अंदर में इसी का इस्तेमाल होता है, और यहां से जो प्रोड्यूस हुई एनर्जी होती है वो क्या करती है, स्टीम प्रोड्यूस करती है। ये स्टीम क्या करती है, इस स्टीम का इस्तेमाल किया जाता है टरबाइन को घुमाने में, और टरबाइन घूमती है मतलब आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका घूमता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर घूमने के कारण आपके पास में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब बेसिकली यदि मैं बात करूं तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर में, किधर गया डायग्राम, अच्छा और नीचे है क्या, ओके, ये रहा आपका डायग्राम। देखो यहां पर फिर से रिएक्शन दी हुई है, यहां पर देखो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जिनको मैं यहां पर बता दूं कि यूरेनियम 235 जो है, यूरेनियम 235 को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे स्लो न्यूट्रॉन से जिनकी एनर्जी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले न्यूट्रॉन से हम लोग इनको स्प्लिट कर सकते हैं, और जो एनर्जी है न्यूट्रॉन की यहां पर
देखो इस न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भैया देखो जाके टक्कर मार रहा है तो उसके पास कुछ तो एनर्जी होगी ना। हमने बोला था भैया एक न्यूट्रॉन को फेंक के मारा, तो फेंक के मारा, उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, यही तो है। और जब एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो वो लगभग 200 हुआ होगा, है ना, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा होगा। चलो ठीक है, जो एनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग यहां पर एक बात मान के चलते हैं भैया, ये दो वो भूल जाओ। हम लोग बोल रहे हैं कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास में बहुत ज्यादा एनर्जी है। अब इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, इस एनर्जी के कारण क्या होता है कि ये जो न्यूट्रॉन निकले वो काफी तेज चलने लग जाते हैं। अब यदि ये काफी तेज चलने लग गए हैं तो ये भैया आजू बाजू के मटेरियल पे जाके क्या करेंगे, टक्कर मारेंगे। टक्कर मारेंगे कि नहीं मारेंगे, तो मैंने बोला यस। तो इसके लिए, इस टक्कर को होने के लिए, अब ये टक्कर कहीं और जाके ना हो, इसके लिए हम लोग यहां पर इस्तेमाल करते हैं मॉडरेटर का। और ये जो मॉडरेटर है, मॉडरेटर की जगह यूज किया जाता है हैवी वाटर, जिसका फॉर्मूला होता है D2O या फिर ग्रेफाइट। अच्छा, अब ये जो मॉडरेटर है ये काम क्या करता है, मॉडरेटर जो है वो एक क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, उसको कंट्रोल करता है। वो क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को कंट्रोल करता है। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो क्या है कि आप देखिए एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन निकले, तो मतलब मल्टीप्लाई हुआ 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई क्या हो गया, 3 टाइम्स। लेकिन ये जो है क्या बोलते हैं, इसका नाम है मॉडरेटर, जो कि ग्रेफाइट हो सकता है या फिर हैवी वाटर जो हो सकता है, वो क्या करते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनको काफी स्लो डाउन कर देते हैं, और यहां से आगे फिर एक ही न्यूट्रॉन आपका आगे जा पाता है। सो दैट इज द सिचुएशन, दैट इज द सिचुएशन। अब इस सिचुएशन के कारण होता क्या है कि भैया यदि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर में इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के की वैल्यू यदि 1 है तो हम लोग उसे बोलते हैं कि भैया ये आपका कौन सी स्टेज में आ चुका है, क्रिटिकल स्टेट में है। और यदि के की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो भैया रिएक्टर जो है वो एक्सप्लोड कर सकता है। आर यू गेटिंग दिस, श्योर हैं, ओके। चलो तो अब हम लोग आगे की कहानी बात करते हैं कि भैया जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे कंट्रोल किया जाता है बाय इंसर्टिंग और विड्रॉइंग कंट्रोल रॉड्स मेड ऑफ न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल लाइक कैडमियम या बोरॉन। इनका हर एक का अलग अलग काम है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो जाए कि हम लोगों ने पढ़ा तो सही लेकिन क्वेश्चन आया और वही गलत हो गया। अब इसके अंदर में एक कहानी और है, एक पॉइंट और है। द आइसोटोप 92U35 इज नॉन फिजनेबल, मतलब इसकी फिजन रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अब कई लोग बोलेंगे सर अभी तो पढ़ी है हम लोगों ने। होता क्या है कि भैया जब ये न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है तो वो हाईली रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम बनाता है। क्या बनाता है, प्लूटोनियम बनाता है, और उसके आगे फिर कहानी रिएक्शन में ऐसे चलती जाती है। मैंने बोला ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं मेनली ये वाला डायग्राम। ये है आपका बुक के अंदर का, एनसीईआरटी के अंदर का डायग्राम है। यहां पर आपको कंट्रोल रॉड्स दिखाई गई हैं, ये आपके पास में कंट्रोल रॉड्स हैं। और हाँ, ये आपके पास में कंट्रोल रॉड्स हैं। ये जो कोर लिखा है बेसिकली ये आपका मटेरियल है। यहां पर देखो ये कूलेंट है, जो कूलेंट इसमें फ्लो कर रहा है, ये कूलेंट क्या करेगा, ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उनको लेकर के आगे चला जाएगा बाहर। पूरा ये सिस्टम को कंक्रीट की वॉल के अंदर में रखा जाता है। यहां पर है हीट एक्सचेंजर, दैट इज स्टीम जनरेटर। सो यहां पर क्या होता है कि भैया यहां से कंडेंसर से पानी इसके अंदर में जाता है और यहां से आपकी स्टीम प्रोड्यूस होती है जो कि टरबाइन को घुमाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। क्लियरली यहां पर मेंशन लिखा है, दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड ऑन थर्मल न्यूट्रॉन फिजन। ओके, सो ये है पूरी कहानी। क्लियर है, श्योर है। अब यहां पर कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। हम न्यूक्लियर रिएक्टर है तो इसके अंदर में जो फ्यूल डलेगा, क्या डलेगा, फ्यूल, तो वो होता है या तो यूरेनियम 235 या Pu-239 या फिर होता है U-233। जनरली ये होते हैं, लेकिन मोस्टली जो आपका यूज किया जाता है वो किया जाता है प्लूटोनियम का। किसका यूज कर रहे हैं, प्लूटोनियम का यूज करते हैं।
उसके बाद में कहानी आती है मॉडरेटर की। मॉडरेटर कौन होते हैं? मॉडरेटर वो हैं जो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है। मतलब जो फिजन की प्रोसेस में जो तीन तीन न्यूट्रॉन्स निकले थे, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ में निकले थे, उनको स्लो करने का काम है मॉडरेटर का, जिसके लिए हम लोग हैवी वाटर का या फिर ग्रेफाइट का इस्तेमाल किए थे। उसके आगे आता है कूलेंट। इसके आगे आता है कूलेंट, जो देखो सबसे ऊपर में एरो बन रहा है ना कूलेंट वाला, हम लोग बात कर रहे हैं उस कूलेंट के बारे में। तो वो कूलेंट क्या है? इस कूलेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं या तो पानी का यूज करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, या फिर एयर का यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली पानी का ही इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। कूलेंट नाम से समझ में आ रहा होगा, ठंडा करने वाला। कौन? ठंडा करने वाला। मतलब देखो ये कूलेंट जो है, इसमें जो पानी बह रहा है, वाटर फ्रॉम कंडेंसर आ रहा है, ये क्या करता है? ये पानी जब जाता है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये गर्म हो जाता है, और गर्म होकर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम जो है वो आगे फिर टरबाइन को घुमाने के वहां पे काम आती है। उसके बाद में इस पूरे को रखा जाता है किसके अंदर में? एक शील्ड के अंदर में, और वो होती है आपकी रिएक्टर शील्ड। क्या होती है? रिएक्टर शील्ड। दिस इज योर ऑल अबाउट दिस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अगली जो कहानी है वो है रिगार्डिंग न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है भैया? तो न्यूक्लियर फ्यूजन कहता है हमें कि जब दो हल्के न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाइज कम क्लोजर एंड फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियाई। अब हैवी मतलब ऐसा नहीं कि वो यूरेनियम 235 के बराबर हैवी बनाएगा, नहीं। दो हल्के हल्के मिले और उन्होंने थोड़ा सा भारी वाला या बड़ा वाला न्यूक्लियस बना लिया, तो वो क्या होता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे नाभिकीय संलयन, हिंदी मीडियम वाले नाभिकीय संलयन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है। एग्जाम्पल कह रहा है 1H1 और 1H1 दोनों हल्के हैं, एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास नंबर 1 है, दोनों मिले और इन्होंने बनाया 1H2। साथ में यहां पर ये पूरा काम हुआ है। क्या हुआ है? एक +1E0 निकला है, साथ में ये न्यूट्रिनो निकला है, साथ में ये एनर्जी निकली है। कब? जब 1H1 क्या बना है? 1H2 बन रहा है। ध्यान दीजिए, 1H2 बना। अब ये जो 1H2 है, ये 1H2 और ये 1H2 आपस में फिर मिलते हैं और यहां पर ये बनता है। क्या बनता है? 2He3, मतलब 2He4 नहीं बनता है। साथ में एक न्यूट्रॉन रिलीज होता है और 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से प्रोड्यूस होती है। आगे चल के ये जो 2He3 बन रहा है, यही 2He3 क्या करता है? एक प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है और सॉरी, यहां पे गड़बड़ी कर दी मैंने, थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी बोलते समय, कि भैया देखो यहां से 1H2 निकला है, ये वाली बात तो सही है एकदम, मैंने बोला बिल्कुल सही है। अब ये 1H2, क्या मेरे पास में सिर्फ दो ही ये 1H1 है क्या? दो ही प्रोटॉन्स है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या दो ही हाइड्रोजन एटम्स है क्या? बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे हैं। तो उनमें से कुछ ने क्या किया? 1H2 बनाया। अब यहां से एक 1H2 आया, यहां से एक 1H2 आया, तो पॉसिबिलिटी ऐसे बनती है कि 1H2 और 1H2 आपस में मिलकर 2He3 बना दें, एक न्यूट्रॉन रिलीज कर दें और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर दें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भैया 1H2 + 1H2 आपस में मिल जाएं और ये 2He3 + 1H1 और ये 4.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो जाए। एट द लास्ट वी कैन से दैट द टू न्यूट्रॉन्स कंबाइन हो रहे हैं और एक ट्राइटॉन बना रहे हैं और एक प्रोटॉन बना रहे हैं। यहां पर कुछ गड़बड़ी है क्या रिएक्शन में? 2 और 2 4, सॉरी बेटा, यहां पर आएगा 1 और यहां पर आएगा, ये नहीं आएगा, 1H3 और 1H1, तभी जाके रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस होगी। एक ट्रिटियम बना और एक 1H1 बना। फिर से 1H2 मतलब ड्यूट्रॉन है, दो ड्यूट्रॉन कंबाइन हुए, इन्होंने क्या बना दिया? एक ट्रिटियम बनाया और एक प्रोटॉन बनाया। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 1H2 और 1H2 मिले, उन्होंने 2He3 बना दिया और एक न्यूट्रॉन रिलीज कर दिया। तो दोनों में से कौन सी रिएक्शन होगी ये हम लोग बता नहीं सकते। ये तो बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोगों को सिलेबस में नहीं होती है, नहीं बताई जाती हैं।
अब क्यों नहीं बताई जाती भैया, आपका लेवल नहीं है इसलिए नहीं बताई जाती है, क्योंकि वो रिसर्च लेवल की चीजें होती हैं, डायरेक्टली हम लोग उन चीजों को बाहर नहीं निकाल सकते। सो दैट्स वाई यहां पर काम की चीज ये है कि भैया इस रिएक्शन में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इस वाली रिएक्शन में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। सो ये एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस हो रही है, वही आपका न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या कह रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन कह रहा है कि जब आपके पास में दो हल्के न्यूक्लियाई मिलते हैं, वो आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के पश्चात वो एक लार्जर न्यूक्लियाई बनाते हैं, और ये जो लार्जर न्यूक्लियाई होता है वो ज्यादा टाइटली बाउंड होता है, क्योंकि हम लोगों ने न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का कर्व देखा हुआ है, उसमें भी क्या होता है, जितना बड़ा न्यूक्लियाई है वो ज्यादा टाइटली बाउंड होता है। जैसे जैसे हम लोग 56 एटॉमिक मास नंबर तक जाते हैं, उसके बाद में फिर से थोड़ा सा डिक्रीज होता है, लेकिन वो लगभग एक फ्लैट लेवल को अचीव कर लेता है। सो दैट इज योर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर में एक कहानी और है, देखो ये छोटा सा पॉइंट यहां पर दिया गया है। वो क्या है कि जब हम लोगों के पास में ऐसी सिचुएशन, दो न्यूक्लियाई हैं, वो फ्यूजन रिएक्शन कब करेंगे? कहानी है कि नहीं भैया, इंपॉर्टेंट है। फ्यूजन रिएक्शन को करने के लिए आप जानते हैं एक न्यूक्लियाई और एक न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई आपस में जुड़ने वाले हैं, ये बात तो सही है, मैंने बोला बिल्कुल सही है। अच्छा, न्यूक्लियाई जब आपस में जुड़ रहे होंगे तो इस न्यूक्लियाई के अंदर में जो प्रोटॉन्स है, इस न्यूक्लियाई के अंदर में जो प्रोटॉन्स है, उनके बीच में क्या होगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगा, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से को ओवरकम करने के लिए, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो रिपेल करके दूर भाग जाएंगे। मतलब कैसे हो रहा है, आप ऐसे मान के लिए दो चुंबक को लीजिए, एक का नॉर्थ पोल, दोनों का नॉर्थ पोल एक साइड में रखिए और उन दोनों को पास में लाने की कोशिश करिए, तो वो क्या होंगे, वो हमेशा दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि हम लोगों ने यहां पर क्या कर दी कि भैया इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यदि दे दी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी, 0.6 इंटू 10⁻13 जूल एनर्जी हर एक को दे दी, और उनकी हेड ऑन कोलिजन करवा दी, मतलब सर से सर की टक्कर। आप ऐसे मान चलिए, हेड ऑन कोलिजन आप समझ सकते हैं, 12 के बच्चे हैं, हेड ऑन कोलिजन कैसे होता है, एकदम आमने सामने जब टक्कर हो जाए तो ये पॉसिबल है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, आप एनर्जी कहां से दोगे? तो एनर्जी देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स को इस टेम्परेचर पर प्रोड्यूस करते हैं। कितना टेम्परेचर? 3 इंटू 10⁻9 केल्विन का टेम्परेचर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है, सर ये टेम्परेचर आया कहां से? तो भैया ये टेम्परेचर आया इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला है 3/2 kT, जो कि थर्मल हीट एंड थर्मोडायनेमिक सेक्शन का एक फॉर्मूला है, और इसको मैंने इक्वेट किया 0.6 इंटू 10⁻13 से। बीच में सवाल उठ रहा होगा, सर ये वाला के क्या है? तो ये वाला के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये वाला के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10 कितनी थी, वैल्यू दिमाग से निकल गई, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, उस वैल्यू से हमें ज्यादा मतलब भी नहीं है अभी के लिए। लेकिन इतना टेम्परेचर वहां पर प्रोड्यूस करना पड़ता है, इतने टेम्परेचर पर ये एनर्जी आती है। सो जैसे हमारे पास में सन है, हमारा सन की कौन सी एनर्जी है? सोलार एनर्जी। तो भैया सन पे भी जो टेम्परेचर है लगभग 10⁻7 केल्विन के आसपास है, वही रेंज है उस टेम्परेचर की, वही क्या है, रेंज है इस टेम्परेचर की। इसी के कारण वहां पर फ्यूजन की प्रोसेस होती है, वहां पर फ्यूजन की प्रोसेस होती है। यह है पूरी कहानी जो हम लोगों को यहां पर पढ़नी थी। बाकी आप लोगों को कीनो बुकलेट के अंदर में बहुत सारा डेटा दिया गया, आप उसे एक बार रीड करें और आपका काम हो जाएगा। अब एक और छोटा सा पॉइंट है यहां पर, वो है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल की हम लोग जरा बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आप लोगों को हेडिंग डालनी है छोटी सी, वो है प्रोटॉन साइकिल। क्या हेडिंग डालनी है? प्रोटॉन साइकिल। भैया ये प्रोटॉन साइकिल होती क्या है? प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, इस पे रेयरली क्वेश्चन आता है, लेकिन ये क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा आप देखिए। हो क्या रहा है, आपके पास में है दो प्रोटॉन, तो ये है 1H1 प्लस का 1H1। अब ये दोनों हुए कंबाइन, तो क्या पॉसिबिलिटी निकल के आती है? तो आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ भी बन सकता है, तो हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है, तो ये बनाता है भैया यहां पर ड्यूट्रॉन। क्या बनाता है? ड्यूट्रॉन बनाता है।
प्लस अब ये तो सेटिस्फाई नहीं हुई है तो यहां पर एक बीटा पार्टिकल एमिट हुआ और साथ में यहां पर होती है एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एक न्यूट्रिनो बनता है और प्लस एनर्जी है। कितनी एनर्जी है वो हमें मतलब नहीं है, लेकिन एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि यहां पर भी फ्यूजन की प्रोसेस हो रही है। अब क्या होगा, अगला देखिए, अगला ये जो प्रोटॉन है 1H1 ये इस ड्यूट्रॉन के साथ में मिलेगा और इस ड्यूट्रॉन के साथ में मिलने पर ये बनाएगा 2He3। क्या बनाएगा, 2He3 बनाएगा और इस प्रोसेस में भी फिर से आपकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ये बात समझ में आ रही है, फिर से आपकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब आपके पास में देखो 1H1 थे, 1H1 से स्टार्ट किया था, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है, उन्होंने ड्यूट्रॉन बनाया, ड्यूट्रॉन के साथ में ये 2He3 भी बना दिया, एनर्जी भी रिलीज कर दी। अब क्या करेंगे, ये जो बना हुआ 2He3 है मेरे पास में, ये आपस में फिर से कंबाइन होंगे प्लस 2He3। अब आप सोचिए यहां पर यदि ये आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे सर, 2 और 2 तो 4 बेरिलियम चला जाएगा कि नहीं, ये बनाएंगे 2He4 प्लस 1H1 प्लस 1H1 हो गया क्या बैलेंस, 4 और 1 5 और 1 6 2 3 और 1 4 और साथ में फिर से यहां पर एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। अब देखो कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी, कहानी की शुरुआत हुई थी, आपने क्या किया था, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन लिया, यहां से ड्यूट्रॉन बनाया, ठीक है, फिर से एक और प्रोटॉन को इस ड्यूट्रॉन के साथ में कंबाइन किया, यहां पर ये बनाया। अब सोचिए इनको मिलाया तो ये देखो 3 थे तो 3 की जगह 6 लेने पड़ेंगे, तभी आपके पास में दूसरा ये वाला आएगा। भैया 3 प्रोटॉन से तो एक 2He3 बनाना, तो आपको दूसरा और लेना पड़ेगा, मतलब 6 प्रोटॉन लिए, 6 प्रोटॉन से ये बनेंगे, ये बनेगा कहां से, ये आएगा 6 प्रोटॉन्स के कारण। अब ये 6 प्रोटॉन से ये निकल के आया तो लास्ट में आपके पास में ओवरऑल बैलेंसिंग के लिए देखिए 2 प्रोटॉन तो वापस से रिलीज हो गए, लेकिन ये वाला काम यहां पर बन चुका है, साथ में एनर्जी रिलीज हुई है। मतलब अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका एक फाइनल वर्जन लिखा जाता है, इसका क्या लिखा जाता है, फाइनल वर्जन। फाइनल वर्जन में क्या बोल रहा हूं मैं, देखिए टोटल कितने लिए थे आपने, टोटल लिए थे 6। अब जब 6 लिए थे उसमें से 2 तो आपको वापस मिल गए, 2 क्या मिल गए, वापस मिल गए, तो इसलिए रिएक्शन को लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से कि भैया 4 प्रोटॉन्स की हम लोगों को जरूरत पड़ी, इन्होंने आपस में बनाया 2He4 और प्लस में एनर्जी रिलीज की है, प्लस में क्या करी है, एनर्जी रिलीज की है। अब देखिए एक बार में एक बीटा पार्टिकल, तो 2 बार में 2 बीटा पार्टिकल भी रिलीज किए इन्होंने। अच्छा एक बार में एक न्यूट्रिनो तो दूसरी बार में 2 न्यूट्रिनो रिलीज होंगे, बिल्कुल सही बात है। और 1 2 3 4 एनर्जी, तो 4 बार एनर्जी लिख दूं क्या, नहीं 4 बार एनर्जी नहीं लिखनी है, आपको इसका वैल्यू है और वो याद रखनी है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस इज द प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, बहुत ही आसान है। मैंने क्या बोला, देखो सबसे पहले हम लोगों ने 2 प्रोटॉन से कहानी को शुरू किया, तो ये 2 प्रोटॉन ने 1H2 बनाया और एक बीटा पार्टिकल, एक न्यूट्रॉन और एनर्जी रिलीज हुई। ऐसे ही 2 और ले लिए तो टोटल कितने हो गए, 4। उन दोनों ने भी बिल्कुल सेम रिएक्शन परफॉर्म करी, एक 1H2 बनाया ड्यूट्रॉन, एक बीटा पार्टिकल एमिट किया, एक न्यूट्रिनो और एक एनर्जी रिलीज करी। अच्छा तो 4 प्रोटॉन खर्च हो गए 6 में से, 6 में से कितने खर्च हो गए, 4 खर्च हो गए, एक बचा हुआ है। अब इस एक ने क्या किया, इस एक ने जो ड्यूट्रॉन बना था उसके साथ में रिएक्शन करी और आपके पास में 2He3 बनाया, फिर से एनर्जी रिलीज कर दी। तो देखो एक यहां से यहां पर आ गया तो बिल्कुल साइमल्टेनियसली एक रिएक्शन बैक साइड में एक और चल रही है, 1H1 1H2 और 2He3 बराबर है। तो अब आपके पास में 2He3 के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, इन 2 2He3 ने आपस में कंबाइन किया और एक 2He4 बनाया, मतलब अल्फा पार्टिकल बन गया यहाँ पे, और 2 साथ में 1H1 1H1 मतलब 2 प्रोटॉन निकल गए और साथ में एनर्जी रिलीज करी। तो हमारे पास हुआ क्या कि हमने लिए तो थे 6 प्रोटॉन, इन 6 प्रोटॉन में से 2 प्रोटॉन हम लोगों को वापस मिल गए, जिनका हम लोग इस्तेमाल रिएक्शन में आगे कर सकते हैं। मतलब कहानी में हमारे पास में जो खर्चा हुआ वो हुआ 4 प्रोटॉन्स का, जिसके कारण एक 2He4 बना, 2 बीटा पार्टिकल्स निकले, 2 न्यूट्रिनोस निकले और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी साथ में क्या हुई है, रिलीज हुई है। दिस इज द कहानी फॉर दिस चैप्टर। सो इसी के साथ में
हमारा यहां पर ये चैप्टर जो है न्यूक्लियाई, ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। थियोरेटिकली दिस चैप्टर इज बीन फिनिश। हम लोग आने वाले लेक्चर में कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो जरूरी है, और न्यूमेरिकल्स के साथ में ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। तब तक के लिए धन्यवाद।